जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जैसा कि प्री टाइम बैच में आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे, तो कल हम लोगों ने ये सब देख लिया था भारत में शिक्षा के विकास को। आज इसी क्रम में हम लोग आधुनिक भारत में प्रेस के विकास और इससे संबंधित इससे बन सकने वाले प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो प्रेस के विकास। तो मैं ये रिकॉर्डिंग कहाँ से शुरू? ठीक है, तो आधुनिक भारत में प्रेस को विकास को देखा जाएगा। सबसे पहले जो कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या बंगाल गजट, ठीक है, इसको कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता है, बंगाल गजट। जैसे ऐसे प्रश्न में आ जाए, मान लीजिए ऑप्शन में कि निम्नलिखित में से भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था, और उसमें बंगाल गजट का नाम ना हो, ठीक है, तो उसका दूसरा नाम क्या था? कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। ये भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। और इसको जेम्स ऑगस्ट हिस्की हिक्की, ठीक है, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी इसको कहा जाता है, तो इस नाम से भी आ सकता है ऑप्शन एडवर्टाइजर। ठीक है, एडवर्टाइजर। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं और एक बार शुरू करते हैं इससे। ठीक है, एक बार विकास क्रम को देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे शीर्षक डालते हैं भारत में प्रेस का विकास। ठीक है, भारत में प्रेस का विकास। तो प्रेस का विकास 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की या जे ए हिक्की द्वारा बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के प्रकाशन से शुरू होता है 1780 में। ठीक है, 1780 में, यहाँ पे आगे लिखेंगे जेम्स ऑगस्ट हिक्की, जेम्स ए हिक्की। ठीक है, इसके द्वारा शुरू किया जाता है। कौन सी समाचार पत्र का नाम क्या था? तो बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट। और इसमें इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नाम से जाना जाता है। ये आपका होगा पहला बिंदु। ठीक है, अगला बिंदु आप इसमें नोट कर सकते हैं। 1780 के बाद होता यह है कि जैसे द बंगाल जनरल्स, कलकत्ता क्रॉनिकल्स, बॉम्बे हेराल्ड आदि पर सेंसर लगाया जाता है। ठीक है, फ्रांसीसी आक्रमण के डर से डलहौजी जो है इन पे सेंसर लगाते हैं। और 1799 में इसके बाद प्रेस सेंसरशिप एक्ट भी पारित होता है। ठीक है, पत्रेक्षण एक्ट भी उसको बोलते हैं हिंदी में, पत्रेक्षण एक्ट। ठीक है, पत्रेक्षण एक्ट 1799। और इस समय लॉर्ड डलहौजी का शासन रहता है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये बेसिकली फ्रांस के आक्रमण को ध्यान में रखते हुए इसको किया जाता है, ताकि प्रेस जो है वो, जो जे हिक्की वगैरह थे, ये लोग थोड़ा सा इस मामले में इनको विश्वास नहीं होता है। उसके बाद से अगला आता है, अच्छा, ये जो पत्रेक्षण एक्ट होता है, इसमें होता क्या है? इसे बोला जाता है कि स्वामी का और स्वामी प्रेस का कौन है? ठीक है, तो स्वामी, संपादक, स्वामी संपादक और मुद्रक, ये तीनों कौन है, इसकी घोषणा करनी पड़ेगी। पत्रेक्षण एक्ट 1799। ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पारित होता है, फ्रांसीसी आक्रमण के भय से। ठीक है, फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स 1818 में इसे रद्द करते हैं। 1818 में, ये बस आपको दिमाग में याद रखना है, लॉर्ड हेस्टिंग ने पत्रेक्षण एक्ट 1799 को रद्द कर दिया था। ठीक है, लेकिन 1823 में फिर से अनुज्ञप्ति एक्ट आता है। ठीक है, ये भारत में प्रेस का विकास। इसके बाद से फिर 1823 में अनुज्ञप्ति एक्ट आता है। ठीक है, और इसमें भी बोला जाता है, एक तरह से परमिशन एक्ट आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें परमिशन लेना रहता है। ठीक है, कोई भी आप प्रकाशन कर रहे हैं तो उसके संदर्भ में 1823 में परमिशन एक्ट आता है। इसको प्रेस एक्ट या मेटकॉफ एक्ट द्वारा रद्द किया जाता है, और इसीलिए प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, तो मेटकॉफ, या इसको मेटकॉफ एक्ट भी बोलते हैं, या फिर प्रेस एक्ट बोलते हैं, 1935। ठीक है, प्रेस एक्ट
1935। और इसलिए इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन फिर 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति के बाद फिर से इस अनुज्ञप्ति एक्ट को 1857 में फिर से पुनः लाया जाता है, ठीक है। तो 1857 में फिर से पुनः इस अनुज्ञप्ति एक्ट को लागू किया जाता है कि आपको फिर से लेना पड़ेगा आपको परमिशन कोई भी प्रेस शुरू करने समय, ठीक है। उसके बाद पंजीकरण अनिवार्य किया जाता है 1867 के एक्ट में। 1867 का एक्ट आता है और इसमें बोला जाता है कि इसको 1857 को इसको बोल सकते हैं पंजीकरण एक्ट, ठीक है। और इसमें बोला जाता है कि अब जितने भी होंगे बिना पंजीकरण के आप लोग प्रिंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को पता होगा कि 1876-77 में भारत में अकाल की शुरुआत होती है, और 77 की शुरुआत में जनवरी 1877 में भारत में दिल्ली दरबार भी लगता है। अब दिल्ली दरबार में विरोध के डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ अकाल पड़ा दूसरी तरफ हम दिल्ली दरबार जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, तो इस वजह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाता है 1878 में, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाया जाता है, इसको थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर बेसिकली जो अंग्रेजी को छोड़ करके जितनी भी भाषाएं हैं सब पे लागू होगा प्रेस एक्ट, ठीक है। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इसमें सबसे पहले क्या होता है कि मिहिर भोज, सोम प्रकाश, इन सब पे रोक लगाई दी जाती है। अमृत बाजार पत्रिका नाम का एक पत्र रहता है, वो रातों रात अंग्रेजी पत्र बन जाता है, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। तो स्टेटमेंट इससे ऐसे पूछ सकते हैं, एक तो क्रोनोलॉजी वाला प्रश्न पूछा जा सकता है इससे कि निम्नलिखित को क्रोनोलॉजी में लगाइए, उसकी संभावना कम है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्ट है तो याद भी नहीं रहेगा। दूसरी संभावना बनती है, एक तो आपको ये पूछ सकते हैं कि भारत में प्रेस के विकास से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला अधिनियम आपको दे देगा, पहला स्टेटमेंट दे देगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय प्रेस को कुछ भी करने की स्वतंत्रता दी गई। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि मेटकॉफ एक्ट द्वारा इस स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया गया। तो जाहिर सी बात है दोनों उल्टा स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद अच्छा हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद ही 1883 में एस एन बनर्जी ऐसे पहले भारतीय वो रहते हैं जिनको प्रेस के कारण जेल जाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे पहले पत्रकार रहते हैं एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, इनका नाम आप लोग बार बार सुनेंगे, एस एन बनर्जी। ये पहले ऐसे पत्रकार रहते हैं जिनको जेल जाना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से भी इनका नाम याद रखिएगा। इसके बाद थोड़ा सा एक विकास क्रम में समाचार पत्र एक्ट 1908 आता है, जब भारत में बंगाल विभाजन हो चुका रहता है, ठीक है। तो समाचार पत्र एक्ट 1908, ठीक है, समाचार। अच्छा, ये मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ कि अगर जब मान लीजिए आप किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किए हैं और उसमें समाचार पत्र एक्ट 1908 के संदर्भ में प्रश्न आ गया तो कुछ कुछ आपको वहां से जानकारी मिलेगी, उसको यहीं पे छोटे छोटे पॉइंट्स में नोट करते चलेंगे, ठीक है। समाचार पत्र एक्ट 1908, फिर भारतीय प्रेस एक्ट 1910, ये भी लाया जाता है 1909 के बाद। प्रेस एक्ट 1910, और इसमें बेसिकली जो संवैधानिक सुधार से नाखुश रहते हैं उनको दबाने के लिए कि अब आप लोग इससे थोड़ा सा 1909 के जो एक्ट से नाखुश रहते हैं, ठीक है। फिर 1931 का भारतीय समाचार पत्र एक्ट आता है, फिर 1931 में आता है 1931 में भारतीय समाचार पत्र एक्ट, ठीक है। ये सब नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे पूछने की संभावना, इसे प्रश्न वही वाला ऐसे इसी टाइप में प्रश्न पूछेगा, ठीक है। और हाँ, ये क्यों आता है 1931, सविनय अवज्ञा को दबाने के लिए। तो इसमें प्रश्न ऐसे बन सकता है कि सविनय अवज्ञा को दबाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लाया गया, ठीक है। तो समाचार पत्र एक्ट, भारतीय प्रेस एक्ट, भारतीय समाचार एक्ट, ऐसे करके आपको कंफ्यूजन कर सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा विकास क्रम को एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं फिर से उस पीडीएफ पे और फिर उससे संबंधित जो फैक्ट वगैरह है उसको देखेंगे, ठीक है, क्योंकि फैक्ट इसमें बहुत जाते हैं, ठीक। अच्छा, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था तो इसमें एक इंपॉर्टेंट वहां पे छूट गया था, लॉर्ड लिटन इस समय जो है गवर्नर रहता है, ठीक है। और जो रद्द इसको करता है उसको लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 में इसको रद्द किया जाता है, ठीक है।
दूसरा चीज ये है कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। इसमें अच्छा, इसमें ये फैक्ट गलत दिया है। मेरे जो नोट्स हैं उसमें उसके अनुसार 1883 में एस एन बनर्जी फर्स्ट ऐसे पत्रकार थे जिन्हें कारावास मिला था। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको नोट कर लेता हूँ। ठीक है, हालांकि मुझे ऐसा याद आ रहा बाल गंगाधर तिलक भी थे। ठीक है, ये कुछ हो सकता है फैक्ट का मिसमैच हो कि क्या है, तो मैं बाल गंगाधर तिलक और एस एन बनर्जी इन दोनों को एक बार देख के बताता हूँ। ठीक है, तो इसको अभी थोड़ा सा रखते हैं। अब कुछ कुछ यहाँ पे समाचार पत्रों के नाम है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन राय, इनके पूछने की मतलब किस सन में प्रकाशित हुआ, इसकी पूछने की संभावना बहुत कम बनता है। ठीक है, तो बस ये याद रखना किसका है, तो राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का अखबार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इनका मिरात उल अखबार भी था, मिरात उल अखबार, फारसी में इसका प्रकाशन था। संवाद कौमुदी बंगला में प्रकाशन था। ठीक है, फिर इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर का था। ठीक है, गदर जो गदर पार्टी का मुखपत्र था, ये 1913 के दशक में आया था। ठीक है, मतलब इसमें आपको पूरा ऐसे घुमा घुमा के दे दिया है, कोई बात नहीं है, गदर को बाद में देखते हैं। अब एक बार हम लोग इस वाले पे आ जाते हैं जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। इसमें भी थोड़ा सा फैक्ट इधर उधर भटके हुए हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को एक जगह इसको लिखवा दूं। जैसे महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी लगभग 21 से 23 वर्ष 21 वर्ष का उनका प्रवास था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो कुल उन्होंने अब तक मतलब कुल उनके द्वारा 4 अखबार निकाले गए। एक इंडियन ओपिनियन जो कि ये साउथ अफ्रीका में निकाला गया था, साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन। भारत में बेसिकली वो नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन, 3 उनके अखबार थे। तो यहीं पे नोट कर लीजिएगा साइड में। ठीक है, यंग इंडिया नहीं, पहला कौन था? नवजीवन। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी भी याद रखिएगा। पहला था नवजीवन। ठीक है, और ये गुजराती में था। ठीक है, नवजीवन गुजराती 7 सितंबर 1919। ठीक है, 7 सितंबर 1919 और गुजराती में ही था। ठीक है, दूसरा था यंग इंडिया, अंग्रेजी में यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया, और ये था आपका अक्टूबर 1919। ठीक है, तो 8 अक्टूबर 1919, 8 ओसीटी 1919। ठीक है, 8 अक्टूबर 1919। और तीसरा था उनका हरिजन जो कि फरवरी 1933 में था। तीसरा हरिजन फरवरी 1933 में। ठीक है, फरवरी 1933। ठीक है, तो ये 3 थे। ठीक है, साप्ताहिक समाचार पत्रों की बात करें तो हरिजन अंग्रेजी में भी था, हरिजन बंधु इसको गुजराती में था, और हरिजन सेवक हिंदी में था। ठीक है, तो ये एक बार थोड़ा सा इसको देख लेंगे। ये 3-4 जो है, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन। ठीक है, ये गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्र थे। इंडिपेंडेंट करके एक मोतीलाल नेहरू द्वारा था। ठीक है, बहिष्कृत भारत करके भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ मराठी बहिष्कृत भारत था। ठीक है, यहाँ पे भी इनके 3-4 अखबार थे। ठीक है, जैसे मूक नायक था 1920 में, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे नहीं दिया है। मूक नायक 1920, मूक नायक 1920 में था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। ठीक है, बहिष्कृत भारत 1924 में, ये बताया जा चुका है, ये 1924 1924 में। ठीक है, तीसरा इनका था समता जनता। ठीक है, एक समता करके अखबार था, थोड़ा सा दिमाग में रखिए। ठीक है, जनता करके अखबार था। ठीक है, समता था, जनता था, प्रबुद्ध भारत था। ठीक है, प्रबुद्ध भारत। ठीक है, समता जनता प्रबुद्ध भारत। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सोम प्रकाश, सोम प्रकाश भी इंपॉर्टेंट है, ये ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और इन्होंने नील आंदोलन में किसानों के हितों का समर्थन भी किया था। तो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से इतना अगर आप थोड़ा सा तैयार रखते हैं, प्लस इसके अलावा जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे उसमें जो भी आएंगे प्रेस के विकास से संबंधित, उसको आप लोग इसमें लिखते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है, अल हिलाल अल बिलाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशन था। अल हिलाल भी था एक, अल बिलाल भी था, अल बिलाग या अल बिलाल। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा एक बार आप लोग देखेंगे। ठीक है, वंदे मातरम और द पीपुल, ये लाला लाजपत राय का था। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, कौमी आवाज, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, कोई सोचेगा नहीं, तीन चार ऑप्शन देगा, जवाहरलाल नेहरू, रफी अहमद किदवई, का अब्दुल अबुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय, ऐसे तीन चार ऑप्शन दे देगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मोर देन वन करेक्ट वाले में ये पूछा जा सकता है। तो कौमी आवाज उर्दू अखबार का प्रकाशन, इसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे और रफी अहमद किदवई भी थे, ठीक है। कॉमनवेल्थ ये एनिवेशन द्वारा अंग्रेजी पत्र था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ये तीन चार नोट कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार भारतीय प्रेस का विकास से संबंधित प्रश्नों में ये सब अगर जानकारी आपके पास है, ठीक है, और आपने एक बार बेसिक समझ बनाई हुई है, और इन सब की जानकारी के साथ आप आराम से प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं आप, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। और इसमें राजा राम मोहन राय, जाहिर सी बात है, प्रमुख तौर पे महत्ता पाते हैं, क्योंकि ये इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, ठीक है। अतीत व भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत, तमाम इनकी उपाधियां हैं, ठीक है। इतनी सारी उपाधियां लेकर के अगर कोई व्यक्ति समाज में रहा है, तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि वो कितना महान रहा होगा। तो इनके इनके बारे में बात करते हैं, इसके पहले एक बार जान लेते हैं कि इनका जो मानवीय दृष्टिकोण था और सामाजिक समानता पे बल, ये इनका प्रमुख विचारधारा, एकेश्वरवाद, सामाजिक समानता पे बल, ठीक है। किसी भी वस्तु का मानवीय पक्ष देखना, ठीक है। वेदों की व्याख्या ऐसे करना जिससे मानवीय पक्ष उसका झलकता हो, इनकी एक ठीक है। तो एक बार तो यह है कि 1900, चूंकि ये एकेश्वरवाद को फॉलो करते थे, तो इसमें कुछ फैक्ट ऐड आपको करने पड़ेंगे इस जो पीडीएफ है। एक तो 1809 में इनका एक वो था, एकेश्वरवादियों को उपहार, ठीक है। एकेश्वरवाद के समर्थक थे, एकेश्वरवादियों को उपहार, ठीक है, को उपहार। इस बुक में बेसिकली इनका ये बताना था कि हिंदू धर्मशास्त्र भी एकेश्वरवाद को ही फॉलो करते हैं और एकेश्वरवाद को ही स्थापना करते हैं। तो 1809 में उन्होंने उस समय बताया था। फिर इनका 1820 में था एक प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है। इसमें न्यू टेस्टामेंट की व्याख्या करते हैं 1820 में, ठीक है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई थी, और तीन चार ऑप्शन आपको दे देगा। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है। इसमें न्यू टेस्टामेंट की व्याख्या की गई थी। ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या कोई सभा वगैरह की स्थापना किए थे। तो इनको एक तो चीज ये है कि यूपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला तो यह कि एकेश्वरवादों की व्याख्या, इसमें इन्होंने न्यू टेस्टामेंट की व्याख्या की थी। एकेश्वरवादियों का उपहार, इसमें इन्होंने न्यू टेस्टामेंट की व्याख्या की थी। दूसरा स्टेटमेंट दे सकता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी थी। और तीसरा स्टेटमेंट दे सकता है कि आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने सन 1815 में की थी, ठीक है। तो ये फैक्ट यहाँ पे गलत दिया, तीनों स्टेटमेंट गलत है। एकेश्वरवादियों के उपहार में इन्होंने वेदों की व्याख्या की और बताया कि वेद जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, बेसिकली वो भी मतलब एक धर्म, मतलब एक ईश्वर पे, एकेश्वरवाद के मत का प्रचार करते हैं, ठीक है। दूसरा है स्थापना वर्ष इसका 1815 यहाँ दिया हुआ है। एक बार मैं बोलूंगा कि आप लोग चेक कर लीजिएगा, मेरे जानकारी के मुताबिक 1814 है, ठीक है। 1814, 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। आप लोग इसको देख के बताइएगा, कमेंट कीजिएगा जब ये वीडियो देख रहे होंगे, तो वहां नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या है। और इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, ठीक है, न कि ब्रिटिश सरकार ने। तो ये दो तीन चीजें याद रखना है। 1828 में इसमें एक फैक्ट भूल भी गया था, यहाँ पे इन्होंने नोट नहीं किया है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, जिसके लिए ये जाने जाते हैं, और वो फैक्ट इसमें है ही नहीं, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं 1828 में। ये ब्रह्म समाज, इसी ब्रह्म समाज का विरोध करते हुए जो राधाकांत देव है, वो धर्म सभा की स्थापना करते हैं, ठीक है। धर्म सभा भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव, राधाकांत देव, देव, ठीक है, राधाकांत देव। बंगाल में देव को देव लिखा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक बार बात कर लेते हैं, चूंकि ब्रह्म समाज की बात आई है, तो एक बार फिर से हम लोग चलते हैं बोर्ड पे, और ब्रह्म समाज के बाद का थोड़ा सा डेवलपमेंट देख लेते हैं, ठीक है। ब्रह्म समाज के बाद का थोड़ा सा डेवलपमेंट देख लेते हैं। जैसे इन्होंने
1828 ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ये हुई 1828 में। ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। ठीक है, इसके बाद 1839 में तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, तो एक इनके शिष्य रहते हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, मतलब प्रभावित रहते हैं, शिष्य कह सकते हैं। ठीक है, ये 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं। तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, ये थोड़ा सा ये भी नोट कर लीजिएगा। तत्वबोधिनी सभा, एक और थी इनकी ज्ञानवर्धिनी सभा। ठीक है, ज्ञानवर्धिनी सभा, ये सब किसकी है? देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिताजी थे। ठीक है, 1839 में ये स्थापना होती है और तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकालते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर की रहती है। अब अब जब देवेंद्रनाथ टैगोर जो है, इनकी मृत्यु हो जाती है 1833 में, तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ब्रह्म समाज पे अपनी पकड़ बनाते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ब्रह्म समाज को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब ब्रह्म समाज से इनका मतभेद होता है और महर्षि जो देवेंद्रनाथ टैगोर होते हैं उनका मतभेद होता है। तो केशव चंद्र सेन, इसकी ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो देवेंद्रनाथ टैगोर वाला, ठीक है, एक तो एक शाखा जो देवेंद्रनाथ टैगोर वाली है। ठीक है, एक शाखा देवेंद्रनाथ टैगोर वाली है, एक शाखा केशव चंद्र सेन वाली है। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर वाली शाखा है उसको आदि ब्रह्म समाज बोल दिया जाता है। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज, क्योंकि पुराना ब्रह्म समाज माना जाता है। ठीक है, और जो केशव चंद्र सेन वाली शाखा रहती है उसको भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। ये केशव चंद्र सेन वाली शाखा रहती है भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन बेसिकली चाहते थे ये कि जो ब्रह्म समाज है वो पूरे विश्व में फैले, और ये देवेंद्रनाथ टैगोर हैं कि नहीं ये भारत में है और बंगाल में इसका वो रहे। ठीक है, तो भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन बना देते हैं। बाद में केशव चंद्र सेन भी 1878 में क्या करते हैं, अपनी बेटी का शादी कूच बिहार के राजा से करते हैं। कहानी आप लोग को पता होगी, 1878 में कूच बिहार के राजा से अपनी बेटी का शादी करते हैं, 13 साल की बेटी का विवाह। ठीक है, तो फिर से इनके जो भारतीय ब्रह्म समाज है टूट हो जाती है और ये फिर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। तो ये विकास क्रम है ब्रह्म समाज के विकास का। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, अब फिर से उस पीडीएफ पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा एक बार आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ब्रह्म समाज का मेरे हिसाब से उससे ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं कि साधारण ब्रह्म समाज क्या है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। तो 1800 इनकी पुस्तक एक थी सत्यार्थ प्रकाश, ये पूछ सकता है सत्यार्थ प्रकाश किसका बुक है। ठीक है, अच्छा, इनका एक कथन था, अच्छा शासन सुशासन के स्थानापन्न नहीं है। जैसे अंग्रेज दावा करते थे कि हम भारतीयों को मतलब बदलने आए हैं और अच्छा शासन देने आए हैं, लेकिन ये बोलते थे नहीं, इनको सुशासन चाहिए। ठीक है, इनका एक नारा था प्रसिद्ध, पुनः वेदों की ओर लौटो। ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने, ध्यान देंगे, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी बंबई में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे था? लाहौर में। ठीक है, बाद में इस आर्य समाज का भी विभाजन होता है दो गुटों में, एक जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था और एक जो था भारतीय शिक्षा का समर्थक था। पाश्चात्य शिक्षा के जो समर्थक थे उसमें लाला लाजपत राय प्रमुख थे, और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना में इन लोग का प्रमुख रूप से योगदान था। एक द्वितीय गुट था जो पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था, इसमें स्वामी श्रद्धानंद लेख राज मुंशीराम थे। ये गुरुकुल पद्धति वाले विद्यालयों पे जोर देते थे, गुरुकुल की स्थापना में इनका था। ठीक है, फिर एक ये प्रार्थना समाज भी चर्चा में आता है। बेसिकली ब्रह्म समाज की जो मुंबई में शाखा थी, ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड ब्रह्म समाज इसको बोल सकते हैं मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई की जो शाखा थी वो बेसिकली क्या करते हैं, महाराष्ट्र में, सॉरी मुंबई नहीं, महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में थी। ठीक है, तो 1849 में ये 1849 में परमहंस सभा, ठीक है, परमहंस सभा नाम से संगठन बनाते हैं, परमहंस सभा। ठीक है, और ये ब्रह्म समाज की कुछ शाखा रहती है। आगे चलकर इसी से
प्रार्थना समाज बनता है, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग का नाम याद रखिएगा। प्रेरणा भाई केशव चंद्र सेन थे 1867 में मुंबई। जैसा कि मैंने बताया था कि देवेंद्रनाथ टैगोर से इनका मतभेद चल रहा था और देवेंद्रनाथ टैगोर बोले थे कि नहीं, आप फोकस कीजिए बंगाल में ही। इनका मानना था कि नहीं, हम इसको बाहर भी ले जाके लेके जाना चाहिए। तो जाति प्रथा का विरोध, ठीक है, स्त्री पुरुष की आयु में वृद्धि, विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, ये सब था, ठीक है। अब एक बार परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देख लेते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं पे जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, मैचिंग वर्ड वाले में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, ठीक है। धर्म सभा राधा कामदेव, मैंने जिक्र कर दिया था, ब्रह्म समाज के विरोध में बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रह्म समाज के विरोध में, कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ये सब पूछने का स्कोप रहता है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापना किया गया था अपने गुरु के उसमें, ठीक है। तत्वबोधनी सभा, ज्ञानवर्धनी सभा, ये सब हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है। विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ठीक है, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ये विष्णु शास्त्री था, ये प्रश्न पूछा भी था शायद, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब एक बार देख लेते हैं कि कांग्रेस से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं थी वो कहाँ कहाँ थी और कैसी थी, ठीक है। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा बेसिकली राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको एक स्टार देना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सब लोग काम करते हैं, जो एक दो, एक स्टार कम इंपॉर्टेंट, 2 स्टार मध्यम इंपॉर्टेंट और 3 स्टार ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी, ये 3 स्टार, ठीक है। तो इसमें आप लोग का क्या नाम देखना, इसमें इसका एक नाम था जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है। बेसिकली ये जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। और कौन थे इसके वो, तो द्वारिका नाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, ठीक है। पुनः सार्वजनिक सभा, ये भी 3 स्टार, इससे भी प्रश्न यूपीएससी यूपीपीसी दोनों में बराबर पूछता रहता है, ठीक है। पुनः सार्वजनिक सभा 3 स्टार, ठीक है। तो इसमें इसकी स्थापना 1870 में हुई थी और एमजी रानाडे और जीवी जोशी इसके संस्थापक थे। तो इसमें 2 प्रकार के इससे प्रश्न पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है सीधे सीधे कि पुनः सार्वजनिक सभा की, एक तो क्रोनोलॉजी पूछ सकता है कि पुनः सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना का क्रम बताइए। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851, ठीक है। पूना सभा 1870 और 1876 में इंडियन एसोसिएशन। तो क्रोनोलॉजी आप बता देंगे। एक मैचिंग टाइप पूछ सकता है कि पूना सार्वजनिक सभा, यहाँ पे दे देगा एस एन बनर्जी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन दे देगा राधा कामदेव, ठीक है। और पूना सार्वजनिक सभा दे देगा एम जी रानाडे। मैचिंग करिए, तो मैचिंग करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि पूना सार्वजनिक सभा 1870 में एमजी रानाडे के सहयोग से स्थापित की गई थी। जाहिर सी बात है, पुणे महाराष्ट्र में थी। इंडियन एसोसिएशन, जिसका नाम अन्य नाम भारत संघ भी था, ये 1876 में कलकत्ता में स्थापित की गई थी और इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अगला चरण ये माना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें भी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में भी जो संस्थापक सदस्य थे उसमें देवेंद्रनाथ टैगोर, राधा कामदेव, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ये छूट रहा है, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन। आज तक मेरी जानकारी में इस पे प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेंगे, एक क्योंकि मुस्लिम संगठन है तो थोड़ा सा हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो इसकी भी स्थापना कलकत्ता में सैयद अमीर अली के द्वारा की गई थी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिर से 3 स्टार वाला प्रश्न हो जाता है, 3 या बल्कि इसको 4 स्टार बोल सकते हैं, ठीक है। 4 स्टार वाला प्रश्न, ठीक है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बरुद्दीन तैयबजी, जो बॉम्बे के त्रिमूर्ति कहे जाते थे, उनके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धीरे धीरे जो राजनीतिक सत्ता है वो धीरे धीरे, प्रेशर वॉल थ्योरी वगैरह आप लोगों ने इतिहास में इसको पढ़ा ही होगा। अब हम लोग डायरेक्ट फैक्ट पे आते हैं। तो एक अंग्रेज रिटायर अधिकारी थे ए ह्यूम, ठीक है। इसके इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ए ह्यूम के द्वारा। उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 3 स्टार इसको भी देंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी स्थापना के समय जो गवर्नर थे, वायसराय थे, वो लॉर्ड डफरिन थे। दूसरा है सब इसका जो पहला अधिवेशन था वो कलकत्ता में किया गया था, ठीक है। दूसरा है
तीसरा स्टेटमेंट ये है कि इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष जो थे डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ठीक है, तीन स्टेटमेंट ऐसे दे सकता है। तो डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी बिल्कुल थे, सही बात है, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में इसका किया गया था, लेकिन पहला आयोजन कलकत्ता में न होकर के बंबई में किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। प्रथम अधिवेशन तो ये कहाँ किया गया था, डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में। ठीक है, महासचिव इसके ह्यूम थे, और ये बंबई के संस्कृत महाविद्यालय में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला इसका देखा जाए तो द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में, पहला दूसरा तीसरा आप लोग को बेसिकली याद रखना है। ठीक है, तो ये कलकत्ता में किया गया था, और अध्यक्ष इसके थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन मद्रास में, और बदरुद्दीन तैयब जी इसके, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, किया गया था। जॉर्ज यूले का नाम याद रखिएगा, प्रथम यूरोपीय। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे यहीं पे नोट कर लीजिए, जॉर्ज यूले के साथ साथ 4 और यूरोपीय थे जो उसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। एक तो जॉर्ज यूले थे, विलियम बेडरबर्न थे। ठीक है, विलियम बेडरबर्न, तो यहीं पे नोट कर लेता हूँ। ये बेसिकली इसका फायदा ये होगा कि जब आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न है जब सही हो जाएंगे तब आपको इसका फायदा दिखेगा। ठीक है, विलियम बेडनवर्न, बेडनबर्न। ठीक है, विलियम बेडनबर्न, और ये 2 बार बने थे, 2 बार बने थे, 1889 और 1910। 1889 जो कि बंबई में हुआ था, और 1910 जो कि प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, 1910 के कांग्रेस और 1889 के कांग्रेस में विलियम बेडनबर्न बने थे। ठीक है, इसके अलावा अल्फ्रेड बेव, हेनरी कॉटन, ये 2 और पुरुष बने थे। कौन? हेनरी कॉटन। ठीक है, हेनरी कॉटन। ठीक है, और एक थे अल्फ्रेड बेव, अल्फ्रेड बेव, बेव। ठीक है, अल्फ्रेड बेव, ये 1894 में, 1894, और ये 1904 में। ठीक है, तो 1904 में और 1894 में। अच्छा, एक चीज तो हम लोग भूल ही रहे थे, एक और 5 हो जाएंगे यूरोपीय, हेनरी एनी बेसेंट भी थी। ठीक है, एनी बेसेंट प्रथम यूरोपीय और प्रथम विदेशी महिला, मतलब वो भी थी। ठीक है, ये 1917 में बनी थी। हाँ, 1917 में। ठीक है, 1917 में ये बनी थी। तो ये आप लोग एक बार फैक्ट के तौर पे ये चीजें एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, प्रथम गायन कब हुआ था, तो कलकत्ता अधिवेशन में जनगणमन का प्रथम गायन हुआ था कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, और उस समय अध्यक्ष कौन थे, विशन नारायण धर। ठीक है, तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, इसकी अधिवेशन चर्चा हो गया है। महात्मा गांधी एकमात्र बने थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक के पास है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, कराची अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, ये सब दोनों तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित किया गया था, इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। और हरिपुरा कांग्रेस, जब गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद होता है, तो उसमें अध्यक्ष, हरिपुरा अध्यक्ष में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बाद में चुना जाता है, लेकिन इसी में फिर ये इस्तीफा वगैरह देते हैं, उसका घटनाक्रम आप लोग को पता होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, तो कांग्रेस के संदर्भ में इतनी जानकारी अगर आपके पास है, ठीक है, कि अच्छा, एक लाहौर 1929 का लाहौर बीच में छूट रहा था। ठीक है, उसको भी नोट कर लीजिए, 1929 का लाहौर कांग्रेस, और इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की बात की जाती है। जवाहरलाल नेहरू, JN नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की बात होती है। कराची कांग्रेस हो ही चुका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, अल्पसंख्यकों के राइट और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की जाती है। ठीक है, तो इस पे ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, अब क्रांतिकारी आंदोलन वाला आ गया। हाँ, ठीक है, अब क्रांतिकारी आंदोलन का चरण देख लेते हैं, और फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य एक बार देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जन्मदाता किया कहा था, तो सर वैलेंटाइन सिरोल, जिसके खिलाफ मुकदमा करने ये गए भी थे। ठीक है, देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की गई थी,
तो ये सब थोड़ा सा आप लोग एक बार फैक्ट देख लेंगे। गीता रहस्य ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक थी, ठीक है। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जा सकता है, ये कहा जाता था, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग से यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं। जैसे गर्मपंथी नेता कौन कौन थे, तो उसमें लाला लाजपत राय का नाम था कि नहीं, बाल गंगाधर तिलक का नाम था कि नहीं, और विपिन चंद्र पाल का नाम था कि नहीं। तो लाल बाल पाल और अरविंदो घोष ये गर्मपंथी नेताओं में शामिल थे। 1907 में जब भारत जब 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो जाता है, उसके बाद अरविंदो घोष चले जाते हैं पुडुचेरी के आश्रम में, ठीक है, और अरविंदो आश्रम की वहां स्थापना करते हैं। लाल बाल पाल और अरविंदो घोष को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नरमपंथी नेताओं की बात की जाए तो नरमपंथी नेता बेसिकली, नरमपंथी और गरमपंथी क्या थे, ये कैसे भी आजादी चाहते थे और ये जो है संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग बेसिकली नरमपंथी नेताओं में माने जाते हैं, ठीक है। अब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को एक बार देख लेते हैं कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है अगर देखा जाए तो 1899 में मित्र मेला से, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे, बी डी सावरकर, ठीक है। बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। बेसिकली 1899 में स्थापित जो मित्र मेला थी वही बाद में अभिनव भारत बन जाती है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, ये भी क्रांतिकारी, उस समय क्रांतिकारी गतिविधि मानी जाती थी, ठीक है, क्योंकि कट्टर माना जाता था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को की गई थी। और केशव बलराम हेडगेवार इसके प्रथम संस्थापक या प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं, ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो नागपुर, महाराष्ट्र में। अब इसमें एचआरए और एचएसआरए ये दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस पे 3 स्टार दीजिए, ये प्रश्न पूछने की संभावना है, ठीक है, 3 स्टार, क्योंकि पंजाब चुनाव था, भगत सिंह बहुत ज्यादा चर्चा में थे, ठीक है। तो एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में की जाती है, ध्यान देंगे। इसके संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल, जो कि इसके अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग प्रमुख थे, ठीक है। उसके बाद काकोरी कांड होता है। काकोरी, जैसा कि जहाँ के आपको पता होगा कि ट्रेन लूटी जाती है 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ, ठीक है, इसमें सरकारी खजाना लूटा जाता है। तो पीसेस में ये भी प्रश्न पूछ देता है कि कौन सी ट्रेन लूटी गई थी, उसका नाम क्या था, तो 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी, उसमें सरकारी खजाना लूटा जाता है, ठीक है। इसमें भी 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार होते हैं, जिसमें से प्रमुख तौर पे चंद्रशेखर आजाद फरार होते हैं, और बाद में अल्फ्रेड पार्क, जिसे चंद्रशेखर आजाद पार्क बोला जाता है, जो कि प्रयागराज का पार्क है, वहां पे खुद अपने आप को गोली मार लेते हैं। बात की जाए क्रांतिकारियों की, तो हमारे यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि गोरखपुर जेल में शहीद हुए, मतलब उनको फांसी दिया गया था। अशफाकुल्ला खां फैजाबाद में उनको फांसी दी गई थी। रोशन लाल को इलाहाबाद में, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी पे लटकाया गया था। तो इसमें यहाँ पे इनका संग्रहालय भी है, जो जिला जेल गोरखपुर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट एचएसआरए रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में की गई थी, और इसमें भी चंद्रशेखर आजाद इसमें प्रमुख व्यक्तित्व के तौर पे आते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन और सोशलिस्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी का अग्रवर्ती चरण मान जाता है। 1928 में स्थापना होती है दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। ये 3 चीजें आपको देखनी है। अच्छा, ये यहाँ पे उल्टा सीधा इधर उधर दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक बार भगत सिंह के संदर्भ में यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो 1928 में सैंडर्स की हत्या के कारण इनको मतलब अभियुक्त बनाया जाता है। फिर बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते हैं, और लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत इनके ऊपर मुकदमा होता है, और फिर 1931 में इनके ऊपर फांसी हो जाती है, 23 मार्च 1931, जो कि माना जाता है कि गांधी जी इनकी फांसी रुकवाने में असफल थे, ठीक है। ये चीजें आपको थोड़ा सा एक बार देखना है। तो सांस की हत्या के कारण इनके ऊपर पहली बार अभियुक्त इनको बनाया जाता है। बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते हैं, बम से कोई मरता नहीं है, लेकिन तब भी केवल चूंकि पहले जो सांस की हत्या किए रहते हैं, उसके कारण अंग्रेज इनसे चिढ़े रहते हैं, ठीक है। तो जबरदस्ती बिना मतलब के, मतलब
जाहिर सी बात है उस समय जो कानून थे वो भारतीयों को दबाने के लिए थे, ठीक है। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कुछ फैक्ट हैं, जैसे मास्टर सूर्यसेन ने इंडियन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी पश्चिम बंगाल में, मास्टर सूर्यसेन ने, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग को एक ध्यान देने वाली बात है। दूसरा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी के अंदर ही, ठीक है। और ये शांति घोष और सुनीति चौधरी, ये पश्चिम बंगाल में दो स्कूली छात्राएं थी जो एक जिलाधिकारी को गोली मार दी थी। तो थोड़ा सा इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला होगा कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूर्यसेन ने की थी, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा आपको दे देगा कि शांति घोष और सुनीति चौधरी नाम की दो छात्राओं ने जिलाधिकारी को गोली मारी थी, तो ये स्टेटमेंट भी सही। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि महिलाएं उस समय ये काम कर रही हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब भारत से बाहर की क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हैं। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की जाती है श्यामजी कृष्ण जी वर्मा द्वारा, ठीक है। श्यामजी कृष्ण जी वर्मा द्वारा फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में होती है, ठीक है। और इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं जो भी भारत से बाहर जो क्रांतिकारी रहते हैं उनको सहायता देने के लिए। फिर गदर आंदोलन 1913 में स्थापना होती है, 21 अप्रैल 1913, और इसका मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत से बाहर की बात है, ठीक है। एक और, हाँ ये था, ठीक है। एक ही है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, ठीक है। इसकी संस्थापक कौन थे? वही गदर पार्टी वाले सोहन सिंह भाकना, ठीक है। और गदर नाम अखबार निकालने वाले के कारण इसका नाम गदर पार्टी भी बोला जा सकता है, ठीक है। लाला हरदयाल से ये लोग प्रेरित थे। एक थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये अफगानिस्तान में पहली जो है अफगानिस्तान के काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन करते हैं, स्वयं इसके राष्ट्रपति भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये सारे फैक्ट, ठीक है। अगर मैडम भीकाजी कामा की बात करें, मैडम भीकाजी रुस्तमी कामा, ठीक है, पारसी समुदाय से रिलेटेड है मैडम भीकाजी कामा, ठीक है। इनका जन्म जो है सितंबर 1861 में, ठीक है। पति रुस्तम के आर कामा, ये सब आपको ये दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहती हैं। और इनका मतलब क्यों फेमस रहती हैं, तो क्योंकि इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया था स्टुटगार्ट जर्मनी में, ठीक है। भारतीय क्रांति की मां, जैसे ये सब फैक्ट आपको अभी पढ़ लेंगे तो आपको जब मेंस में उत्तर लिखना रहेगा, जैसे मेंस में अगर प्रश्न पूछ दे कि महिला क्रांतिकारियों का योगदान बताइए तो लोगों की हालत खराब हो जाती है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको देखना रहेगा, ठीक है। जो प्रथम भारतीय झंडा था वो बेसिकली जो ये कामा जी थी और श्यामजी कृष्ण वर्मा थे और एक और कोई था, हाँ यहाँ पे देखिए दिया भी है, ठीक है। तो प्रथम भारतीय झंडे का डिजाइन मैडम भीकाजी कामा, बीडी सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने मिल करके बनाया था, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इसको इतने पे रहने देते हैं क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोज में जो पेज नंबर 88 तक है इसको समाप्त कर लिया जाए। जैसे स्वदेश बांधव समिति वगैरह पढ़ा जाएगा, कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में यह बेसिकली, ठीक है। और होम रूल आंदोलन वगैरह है इसमें, तो हम लोग कोशिश करेंगे। और किसान सभा भी, किसान आंदोलन भी प्रमुख तौर पे है, तो मैं कोशिश करूंगा कि किसान आंदोलन का एक बार पूरा चार्ट आप लोग को बना के यहाँ पे दिखा दूं और उसको आप लोग खुद नोट डाउन करेंगे। ये नहीं करेंगे कि सर पीडीएफ भेज दीजिए ऐसे है वैसे है, आप लोग खुद नोट डाउन करेंगे, कलम चलाएंगे तो कुछ चीजें आपको दिमाग में याद भी रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।